हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। डायपोल मोमेंट को हम पढ़ चुके हैं और आज उसका एप्लीकेशन पार्ट हम देखेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण के कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों का यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की जो एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है कि बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड। यहाँ पर हमें क्या करना है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड का। ठीक है, एक्स क्या शो कर रहा है, हैलाइड को शो कर रहा है। यहाँ पे एक्स क्या है, हैलोजन। एच एक्स हाइड्रोजन हैलाइड की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन हैलाइड में एक ए एटम और ये क्या है, हैलाइड बी एटम। या बी एटम वेरी करता रहेगा, ए कॉमन रहेगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, और एक्स ए यहाँ पर एच हाइड्रोजन एटम से ए है और बी से मतलब है हैलाइड से। तो बी यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है, एक बार क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पर म्यू क्या है, डायपोल मोमेंट। म्यू यहाँ पर डायपोल मोमेंट है और डायपोल मोमेंट जो है उसे हम डिवाइस से शो करते हैं। तो यहाँ हम प्रतिशत आयनिक लक्षण निकाल रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड का। तो ये एक्स ए और एक्स बी यानी हाइड्रोजन हैलाइड में जो विद्युत ऋणता में जो अंतर है वो लगभग उस किसके बराबर है, उसकी डायपोल मोमेंट के बराबर है। हाइड्रोजन क्लोराइड में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में और हाइड्रोजन आयोडाइड यानी एक्स ए माइनस एक्स बी, हाइड्रोजन हैलाइड की विद्युत ऋणता में जो अंतर है उसका जो मान है वो उसके डायपोल मोमेंट के मान के लगभग बराबर है। यदि 1.1 1.78 विद्युत ऋणता में अंतर है तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना है उसका, 1.82। उसी तरह से HCl में विद्युत ऋणता में जो अंतर है एक्स ए माइनस एक्स बी वो कितना है, 1.96। तो डायपोल मोमेंट का मान क्या है, बिल्कुल उसके आसपास 1.0 थी। तो ऐसे हम देखते जा रहे हैं कि जैसे हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रहे हैं और अप टू डाउन की तरफ जा रहे हैं एक वर्ग में, तो जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसकी विद्युत ऋणता में अंतर कम होता जाता है और उसी तरह से हम देख रहे हैं विद्युत ऋणता में अंतर कम भी होता जा रहा है और साथ ही साथ डायपोल मोमेंट जो है उसमें भी क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट का मान भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर अगर कम होता जाएगा तो डायपोल मोमेंट का मान है वो ऑब्वियसली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या है, Q इंटू आर। हैनी व स्मिथ ने परमाणुओं की विद्युत ऋणता अंतर डेल्टा एक्स तथा प्रतिशत आयनिक लक्षण P के मध्य जो संबंध का सुझाव दिया है वो क्या है, P यहाँ पर क्या है, प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रतिशत आयनिक लक्षण है उसको P से हम शो कर रहे हैं। तो P इजिकल टू क्या है, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ जो डेल्टा एक्स क्या है, एक्स ए माइनस एक्स बी। ओके, कि जो विद्युत ऋणता में जो हम प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना चाह रहे हैं तो P क्या है, 16 एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से आयनिक लक्षण और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में जो सीधा संबंध बताया है वो क्या है, प्रतिशत आयनिक लक्षण द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान। हम किस में संबंध बता रहे हैं, आयनिक लक्षण और द्विध्रुव आघूर्ण में। ठीक है, तो प्रतिशत आयनिक लक्षण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान डिवाइडेड बाय
हम यदि बंध को क्या माने, एच, जैसे ये जो बंध है एच और एफ के बीच में, इस बंध को यदि हम आयनिक माने और आयनिक मान के हम क्या करें, कैलकुलेशन करें, एच एफ बंध को आयनिक मान के हम कैलकुलेशन करें, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, उसका प्रायोगिक मान, एच एफ मॉलिक्यूल का प्रायोगिक मान डिवाइडेड बाय बंध को आयनिक मान के जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डायपोल मोमेंट, उसका मान मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिशत आयनिक लक्षण। ठीक है, प्रायोगिक मान अपॉन कैलकुलेटेड मान इंटू 100। यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तथा आर क्या है, बंध लंबाई। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या है कि CO2 और CCl4 के अणुओं के एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जितने भी हमारे पास में एक परमाणु नहीं होके क्या बहु परमाणुक अणुओं का डायपोल मोमेंट सेंट्रल एटम के चारों ओर अन्य परमाणुओं के विन्यास पे भी निर्भर करता है। ठीक है, हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि कभी भी डायपोल मोमेंट है वो किसी भी एक बॉन्ड का नहीं होता। यदि मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यदि एक से ज़्यादा परमाणु हैं, ठीक है, तब पूरे मॉलिक्यूल का जो होगा वो डायपोल मोमेंट होगा, यानी हर बॉन्ड डिपेंड करेगा एक सेंट्रल एटम के चारों ओर जितने भी बॉन्ड की जो व्यवस्था है उस वो अरेंजमेंट ही क्या है पूरा डायपोल मोमेंट डिसाइड करता है, न कि एक बॉन्ड। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ कैटेगराइज करेंगे सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और असिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जितने भी सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। म्यू का मान क्या होगा, 0 होगा सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में भाग ले लेंगे, बॉन्ड बनाने में। ठीक है, और जिनसे भी बॉन्ड बनेगा वो सारे के सारे एटम भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे कि किसी भी एटम के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी के सभी बॉन्ड बनाने में भाग ले लें, और जिनसे भी वो बॉन्ड बनाए वो सारे के सारे क्या होंगे, एटम सेम। यदि ये बोरोन एटम है, वो फ्लोरीन के साथ, बोरोन एटम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास में, 3 ही हैं। ठीक है, और तीनों ने किस में भाग ले लिया है, बॉन्ड में, तीनों इलेक्ट्रॉन ने। और जिनसे बंध बना रहे हैं वो एटम भी क्या है, सेम है। क्या है वो एटम भी, क्या है, फ्लोरीन एटम सेम है, फ्लोरीन एटम। ठीक है, उसी तरह हम यदि फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन किसमें भाग ले रहे हैं, बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। और जिनसे भी बंध बन रहा है वो एटम भी सारे के सारे क्या है, सेम। ये भी फ्लोरीन है तो ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सेंट्रल एटम में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बंध में भाग ले लेंगे, और जिनसे भी बंध बनाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर एटम। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, सममित पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। और सममित पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं SF6। ठीक है, आपको पता है सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 तो प्लेन में, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किससे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और जिनसे भी बंध बना रहे हैं वो सारे एटम भी क्या है, सेम, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये भी क्या है, सममित। तो सममित पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या है, डायपोल मोमेंट 0। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे असममित पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। और असममित पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 नहीं होता है।
ठीक है। असममित पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक, और डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल असिमेट्रिक। ठीक है, तो यदि हमें मॉलिक्यूल का पता भी नहीं है और हमें डायपोल मोमेंट जस्ट बता रखा है कि इसका डायपोल मोमेंट इतना है, ठीक है, मॉलिक्यूल कोई है SF6, उसका डायपोल मोमेंट कितना है, ज़ीरो है, तो यदि डायपोल मोमेंट ज़ीरो आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, सममित होगा। और यदि डायपोल मोमेंट उसका ज़ीरो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है, इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल क्या है, असममित है। ठीक है, यानी सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। सममित पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मैंने बार बार रिपीट कर रही हूँ कि किसी भी सेंट्रल एटम के पास में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, सभी बंध बनाने में भाग लें, और जिनसे भी बंध बनाएं वो सारे के सारे एटम क्या हों, सेम हों। ठीक है, और असममित पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे कि जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के पास में कोई ना कोई लोन पेयर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ऑक्सीजन एटम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन एटम के बाह्यतम कोश में ऑक्सीजन एटम के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, दो क्या हैं, लोन पेयर। ठीक है, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बंध बना रहे हैं, बाकी क्या है, 2 लोन पेयर। ठीक है, हालांकि जो जिनसे बंध बना रहे हैं वो दोनों सेम हैं, लेकिन सारे के सारे जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जब इस ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट देखा तो कितना आया, 1.85। ठीक है, यानी इसका डायपोल मोमेंट देखने से ही पता चल गया था कि मॉलिक्यूल सममित नहीं है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता था वाटर मॉलिक्यूल में हम ऑक्सीजन एटम को यहाँ ले लेते, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल सममित होता तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता, ज़ीरो होता। ठीक है, हमें एग्जाम्पल मिला है वाटर मॉलिक्यूल का, और वाटर मॉलिक्यूल में हम ऐसी व्यवस्था भी तो रख सकते थे, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन जब यदि मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़ीरो आता तो हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल ऐसी लीनियर आकृति यानी सममित संरचना में है। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना है, 1.85, यानी मॉलिक्यूल सममित नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है, असममित मॉलिक्यूल है, इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है। तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या हमने देखा कि ऑक्सीजन एटम लीनियर नहीं होकर क्या होते हैं, बेंट शेप में वी आकार में होते हैं, क्योंकि लोन पेयर का क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना है, 1.85। डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और लोन पेयर की डायरेक्शन पे भी क्या होगा, ऊपर की तरफ रहेगा। तो टोटल डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 1.85। उसी तरह से SO2 मॉलिक्यूल की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन एटम हम ये भी तो कह सकते थे ये शेप ऐसे होगी, लीनियर शेप होगी, लेकिन यदि लीनियर शेप होती तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता, ज़ीरो होता, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट कितना है, 1.60। इसका मतलब आकृति क्या है, सममित नहीं है, आकृति क्या है, सममित नहीं है, आकृति कैसी है, असममित। तो सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास में एक लोन पेयर होगा, एक इसके पास क्या है, लोन पेयर, दो 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में।
इसने ऑक्सीजन के साथ बंध बना लिया, इसने ऑक्सीजन के साथ बना लिया और एक लोन पेयर है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ होगी। ठीक है, लोन पेयर के लिए तो यहाँ थोड़ा सा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में जो डायपोल मोमेंट आएगा वो 1.60 डिबाई आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, सिस और ट्रांस समावयव के बीच में अंतर। ठीक है, हमें सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन मिला है, हमें बता रखा है कि एक का डायपोल मोमेंट क्या है, 0, और दूसरे का क्या है, नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि 0 किसका होगा, जो ट्रांस होगा, और यदि सिस समावयवी है तो इसके लिए 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 किसके लिए होगा, ट्रांस के लिए, और जिसका 0 नहीं होगा वो क्या होगा, सिस समावयवी। ठीक है, देखो आप यहाँ पे सिस प्लेट, ये ट्रांस प्लेटिन और ये है सिस प्लेटिन। प्लेटिनम सेंट्रल एटम, दोनों क्लोरीन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। यहाँ पर भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ये अमोनिया, तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो जो ट्रांस प्लेटिन है उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल का 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम सिस प्लेटिन की बात करें तो क्या होगा, सिस प्लेटिन में दोनों जो है अमोनिया मॉलिक्यूल एक दूसरे के ट्रांस में नहीं रह के सिस पोजिशन पे रहेंगे, और सिस पोजिशन में क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, और कैंसिल आउट नहीं करेंगे एक दूसरे का डायपोल मोमेंट, तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो सिस का जो डायपोल मोमेंट है वो कुछ ना कुछ होगा, यानी नॉन ज़ीरो रहेगा, और ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ऑर्थो, मेटा और पैरा समावयवी में भेद करना। ठीक है, अगर डायपोल मोमेंट देखो 180 डिग्री यानी पहला समावयवी, यदि दो पोजिशन ऑर्थो पोजिशन पे तो ये क्या है, ऑर्थो समावयवी, मेटा पोजिशन पे हैं तो क्या है, ये मेटा समावयवी, और यदि एक दूसरे के ट्रांस पे हैं तो क्या होगा, पैरा समावयवी। पैरा का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब दो बॉन्ड 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट वो किसी एक के बराबर होगा, किसी एक बॉन्ड के बराबर होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि तीनों समावयवी में से सबसे कम डायपोल मोमेंट यानी 0 डायपोल मोमेंट किसका होगा, पैरा समावयवी का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑर्थो और मेटा की। तो जैसे जैसे बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डायपोल मोमेंट का मान भी क्या होता जाएगा, कम होगा। ठीक है, तो पैरा समावयवी का कितना हो जाएगा,